टू पीएमआई यूट्यूब चैनल। अंकित अवस्थी जी की वीडियो है, आइए देखते हैं। करने के लिए मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, लेकिन उनके नाम के साथ साथ ही सोशल मीडिया पर काफी तरह के बयान उनके पुराने वाले निकल निकल कर वायरल भी होने शुरू हो गए हैं। रेखा गुप्ता का चुनाव जीत करके आना और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचना, ये पूरी तरह से उनके लिए भी अपने आप में बहुत दिल्ली बड़ा की अचरज रहा होगा। मुख्यमंत्री ऐसा क्यों? क्योंकि रेखा। वो पिछले 2 बार से लगातार विधायक का चुनाव हार रही थी और जब पहली बार वो चुनाव जीती तो सीधा सीएम तक पहुंची। रेस में जितने भी उम्मीदवार शामिल थे, वो उनमें से कोई भी व्यक्ति जो चेहरे दिखाए जा रहे थे, उन पर एज यूजुअल बीजेपी ने फिर से मोहर नहीं लगाई। अर्थात बीजेपी ने यह फिर सिद्ध कर दिया कि आप जिनकी चर्चा करेंगे, मीडिया जिन पर दांव खेलेगी, हम उनमें से किसी व्यक्ति को सीएम नहीं बनाएंगे। इस तमाम प्रकार की खबरों को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं और कब कब इस तरह के निर्णय लेकर बीजेपी ने लोगों को चौंकाया, इसकी चर्चा होगी। फिलहाल के लिए दिल्ली के अंदर महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चर्चा शुरू करते हैं। आपके सामने प्रधानमंत्री के साथ रेखा गुप्ता जी दिखाई दे रही हैं और इन्हें मिठाई खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रवेश वर्मा, जिनके पिताजी साहिब सिंह वर्मा कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। मीडिया में सबसे ज्यादा हाई चांसेस इन्हीं के थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इन्हें उप मुख्यमंत्री पद के साथ संतुष्टि करनी होगी, क्योंकि इन्हें इनके अधीन ही या फिर इनका अधीनस्थ उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। प्रवेश वर्मा जी के चेहरे को लेकर के चेहरा जानने वाले लोग तमाम प्रकार के इनके दुखों को व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इस पद से खुश नहीं हैं। इसलिए भी खुश नहीं है क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद जिन चेहरों पर मीडिया लगातार दांव खेल रही थी, उनमें सबसे केंद्र में प्रवेश वर्मा ही थे और उसके पीछे का बड़ा कारण था कि इन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव हराया था। एक मिनट। ऐसे में रेखा गुप्ता का बनना अपने आप में एक बड़ी खबर तो है ही। इस पर हमने डिटेल में सारी जानकारियां आपको दी। रेखा गुप्ता जी वर्तमान में जो 50 वर्षीय हैं, ये दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम बन चुकी हैं। बीजेपी 21 राज्यों में अपने सीएम और डिप्टी सीएम बनाती है रखती है। ऐसे में इनके कार्यक्रम में तमाम बड़े डिग्निटरीज जो तमाम राज्यों से बिलोंग करते हैं, वो इनके शपथ ग्रहण समारोह में इंक्लूडिंग पीएम उपस्थित थे। दिल्ली को ये 4थी महिला मुख्यमंत्री के रूप में मिली हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी, आतिशी जी और रेखा गुप्ता जी अब ये 4थी दिल्ली की सीएम महिला होंगी। देश को अभी तक 18 बार ही महिला सीएम मिली हैं, इनमें से इनका नाम भी अब शुमार होगा। इनके साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें अरविंद केजरीवाल जी को हराने वाले प्रवेश वर्मा जी, आशीष सूद जी, मनसिंदर सिंह जी सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह जी, कपिल मिश्रा जी और पंकज कुमार सिंह जी भी शामिल हैं। इनके शपथ ग्रहण के समारोह के इस दृश्य को आप देखकर इनके लिए मतलब इस दिन की कल्पना अकल्पनीय है और इस तरह से दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री का मिलना आज के लिए दिल्ली के इतिहास में काफी बड़ी खबर के रूप में काउंट होगा। प्रधानमंत्री ने इनको बधाई दी। प्रधानमंत्री की बधाई के साथ साथ ही इनका ट्विटर सेंटर अकाउंट हो गया है, ट्विटर अकाउंट जो है वो एक्टिव हो गया है। जिस जगह शपथ ली वो जगह दिल्ली का रामलीला मैदान था, जो देश के अंदर बड़ी क्रांतियों की बानगी रहा। लोकपाल बिल के समय अन्ना हजारे और मनीष सिसोदिया जी को इसी जगह पर लोगों ने ऑब्जर्व किया था। ये वही जगह है जहां पर निर्भया को लेकर के प्रदर्शन हुए थे। ये वही जगह है जहां पर अरविंद केजरीवाल जी एज ए नेता निकल कर आए थे और सीएम पद की शपथ लिए थे। लोकतंत्र बचाओ के लिए भी यहीं पर रामलीला मैदान में ही मीटिंग्स होती रही हैं और आज भी इसी रामलीला मैदान में इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली रेखा गुप्ता हरियाणा के जींद जिले से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म 1974 के अंदर हुआ था। पेशे से ये एलएलबी की हुई एक वकील हैं और ये दिल्ली के शालीमार बाग क्षेत्र से आती हैं। इन्होंने इलेक्शंस में अपने सेकंड में वंदना कुमारी जो आम आदमी पार्टी से थी, उन्हें 29,000 वोटों से हराया था। इनके अगर इतिहास की बात की जाए कि इनका क्या कैरियर रहा है, ये कॉलेज टाइम से ही लगभग पिछले 22-23 साल से ही ये बीजेपी के साथ सक्रिय राजनीति में है। शुरुआती जीवन इन्होंने अपने डूसू के अंदर सचिव के पद से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट से शुरू होते हुए पार्षद और पार्षद से मेयर और मेयर से 2 बार विधानसभा का चुनाव हार के अब मुख्यमंत्री तक का पद इन्होंने प्राप्त किया है। दिल्ली के भारत में जितने भी वर्तमान में मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए हैं, उनकी अगर उम्र का औसत निकाला जाए तो वो 55 साल के अराउंड पहुंचता है। यानी कि बीजेपी जिस तरह से नए मुख्यमंत्री बना रही है, उनकी एज को
खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि वे अपने कार्यकाल में शायद अगर वो रिपीट करते हैं तो लंबा राजनीतिक अनुभव का उपयोग आने वाले समय के लिए कर सकें। इनके एज ए सीएम इलेक्ट होने पर कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात की खुशी है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को रिकॉग्नाइज करती है। जो लोग लगातार इतने समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उनमें इस बात को लेकर के बहुत खुशी का भाव है। ऐसा ही 2023 में जब 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन थे तब राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, बीजेपी ने उस समय भी लोगों को चौंका दिया था। इसी तरह से रेखा गुप्ता जी का एज ए सीएम बनना भी बीजेपी की रणनीति के अंदर फिर से इस बात का दोहराव करता है कि बीजेपी अनप्रेसिडेंटेड तरीके से चल रही है या फिर ऐसा कि आप उन्हें कल्पना में नहीं ला सकते। खैर, फिलहाल के लिए दिल्ली के अंदर नई मुख्यमंत्री आ चुकी हैं। क्रम के अनुसार ये 9वें नंबर पर आई हुई मुख्यमंत्री हैं। हमने अपना जब सेशन आपके सामने इलेक्शन वाले दिन किया था उस दिन एक वीडियो में लाइन बोली थी और कहा था कि इन चारों में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और उस समय पर मैंने एक लाइन बोली थी कि या राजस्थान की तरह पर्ची खुलेगी, इनमें से कोई बनेगा या पर्ची खुलेगी। तो टेक्निकली इनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना और जो हमारी बात थी पर्ची खुलेगी वो बात वाकई में जाकर फिर से सटीक बैठी, क्योंकि इस तरह से 2023 के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के जब इलेक्शन थे तो राजस्थान में इन सब चेहरों की चर्चाएं चल रही थी कि ये सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन पर्ची खुली और पर्ची के अंदर भजन लाल जी का नाम निकल कर आया। पर्ची खोलने का जो सीन था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ जब वसुंधरा जी अपने हाथ से सीएम पद के नाम की घोषणा कर रही थी। तो सरप्राइजिंगली राजनाथ जी का जो चेहरा था वो इतना स्पष्ट तरीके से था कि इन्हें सब पता है, बस देखना नहीं है, रिएक्शंस देखने हैं, और ये मीम ऑफ द ईयर कंसीडर किया गया। ऐसे में बीजेपी के द्वारा भजन लाल जी का सीएम बनाना, साथ ही साथ ऐसे ही मध्य प्रदेश में तमाम बड़े नामों के बीच में से निकाल करके मोहन यादव जी को ले आना और जिनके नामों की चर्चा थी उनको सीएम ना बना करके जिस तरह का भाव मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्रिएट किया वो फिर से एक सरप्राइजिंग तत्व के रूप में शामिल हुआ। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के अंदर भी सीएम के नामों में बड़े बड़े नामों की चर्चा थी, लेकिन विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान संभालकर बीजेपी ने बहुत से लोगों को इस प्रकार का झटका दिया और विष्णु, मोहन और भजन की अपने 3 राज्यों के अंदर सरकार ले आए। वर्तमान में प्रवेश वर्मा जी का जिक्र भी कुछ ऐसे ही था कि इन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन मीम्स की बाढ़ में कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा जी का सचिन पायलट हो गया, प्रवेश वर्मा जी का ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गया, यानी कि जिनके नामों की चर्चा थी उन्हें सीएम नहीं बनाया गया और वे दूसरे पद पर रह गए। खैर, ऐसा जो भी है, फिलहाल इंटरेस्टिंग तथ्य यह है कि ये सारी घटना होने से एक दिन पहले तक किसी को, यानी कि इनविटेशन दिए जाने तक भी किसी को नहीं पता था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर हमने आप सभी के साथ एक ट्वीट भी साझा किया था। इंटरेस्टिंग है कि जिन नामों की चर्चा थी उनमें से सीएम के नाम पर सबसे कम सोशल मीडिया पर जिनकी प्रेजेंस है उनका नाम रेखा गुप्ता है। जिनकी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो ऑलरेडी जिनके नामों की चर्चा थी उनसे काफी कम प्रेजेंस और रीच थी। इसके बावजूद पार्टी ने इन्हें अपने लिए सीएम के रूप में चुना। इंटरेस्टिंग था कि जब सीएम पद के नाम की घोषणा होने जा रही थी उससे पहले पत्रकार जब इनसे इंटरव्यू लेकर पूछ रहे थे कि मैडम आपके नामों की भी चर्चा चल रही है क्या, तो इन्होंने साफ कहा था कि देखो किसी को नहीं पता है कि कौन क्या बनने वाला है, कार्यकर्ताओं को बीजेपी जिम्मेदारी देती है, ऐसी जिम्मेदारी अगर किसी को मिलती है तो ली जाएगी। तो ये पूरी तरह अनभिज्ञ थी और इनके साथ जो हुआ वो अपने आप में सीएम के पद तक पहुंचने के लिए इनका एक बड़ा सरप्राइज इवेंट रहा होगा। ऐसे में इनके साथ में जिन्होंने पद की शपथ ली उन सबके नाम आपके सामने हैं और उन सबके जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो भी आपके सामने हैं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी जिन चीजों पर बहुत ज्यादा बल देती है उसमें सबसे ज्यादा बल इस बात का है कि वो किसी ऐसे चेहरे को चुने ताकि वो क्षेत्रीय आधार पर इतना प्रभावी ना हो जाए कि वो केंद्र के नेतृत्व की बात को मानने से इनकार कर दे। इसलिए जनरली उन चेहरों को जगह दी जाती है जिन्हें आसानी से बदला जा सके, अर्थात लो प्रोफाइल चेहरों को ऊंची नियुक्तियों तक पहुंचाया जाता है। पुराने सीएम अगर हैं और उनकी प्रोफाइलिंग काफी सही लोकसभा में रही है तो उन्हें केंद्र में शिवराज सिंह चौहान जी की तरह, मनोहर लाल खट्टर जी की तरह जगह दी जाती है तथा साथ ही साथ सामान्य कार्यकर्ताओं को भी यह संदेश दिया जाता है कि आपका जो भी संघर्ष चल रहा है वो पार्टी के लिए मेंशनेबल है, वो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। कहा जाता है कि सीएम पद के लिए जब जब समय लेती है बीजेपी तब यह माना जाता है कि वो लोगों को चौंकाने वाली है।
जब कम समय लेती है तो चेहरे रिपीट होते हैं और जब ज्यादा समय लेती है तो वो चौंकाने वाली बात है। कुछ वैसा ही दिल्ली के केस में भी हुआ। समय जिस हिसाब से लिया गया उस हिसाब से बीजेपी ने सीएम बदल ही दिया। जिस चर्चा के साथ था उन्हें बदल ही दिया गया और कहा गया कि इस सब के पीछे आरएसएस की बड़ी भूमिका रही। आरएसएस जिसके नाम को लेकर के मीडिया में फिलहाल बड़ी तेजी से चर्चा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली पसंद थी रेखा गुप्ता। इसके पीछे की बड़ी वजह थी कि आरएसएस की विंग, छात्र विंग एबीवीपी से आप सक्रिय रूप से कॉलेज टाइम में जुड़ी रही और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनी। ऐसे में पार्टी की विचारधारा से लंबे समय से जुड़ाव रखने के साथ और महिलाओं के, आज बीजेपी के 21 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं लेकिन कहीं भी महिला प्रतिनिधित्व ना होने की पूर्ति को करने के लिए, और तीसरा वैश्य समाज को साधने के लिए इन्हें दिल्ली के सीएम तक पहुंचाने की चाहत आरएसएस ने व्यक्त की थी, जिसके चलते इनकी इस बात को माना गया। कहने का मतलब यह है कि आरएसएस का फिर से बीजेपी के साथ इंटरफेरेंस रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक पल के लिए यह माना जाने लगा था जब नड्डा साहब ने यह कह दिया था कि आरएसएस, मतलब अब बीजेपी बड़ी पार्टी हो चुकी है। ऐसे में आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे वो डिमोटिवेट होकर पीछे हो गए और लोकसभा में उन सीटों पर नुकसान देखा गया जहां आरएसएस सक्रिय नहीं हुई। फिलहाल हरियाणा जैसी जगह पर या फिर दिल्ली चुनाव में आरएसएस ने सक्रिय होकर फिर से नतीजों को जो बदला है, इससे माना जा रहा है कि आरएसएस का साइलेंट जो कैंपेन है वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए एक्टिवेट हुआ। परिणाम स्वरूप रेखा गुप्ता सीएम पद तक पहुंची। वैश्य समाज को साधने की नीति हो या हरियाणा के लोगों को दिल्ली में प्रतिनिधित्व देने की, महिला वोटर्स को साधने की बारी हो या 21 राज्यों में से एक भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री ना होने पर दिल्ली में महिला को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति हो, साथ ही साथ प्रमेश वर्मा को अगर सीएम बनाते तो संभवतया परिवारवाद के आरोप लगते, उससे बचने के लिए दिल्ली में इस प्रकार का कदम उठाया गया। प्रवेश वर्मा जी शायद इसीलिए सीएम नहीं बन पाए। राजनीतिक विरासत उनकी सबसे बड़ी अपोजिशन का काम करने लगी। साथ ही साथ उनकी जो छवि थी वो थोड़ी कट्टर नेता की थी, जिसके चलते उन्हें संभवतया सीएम तक नहीं पहुंचाया गया होगा। अब केवल यही कयास लगाए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता जी वर्तमान में जब से सीएम बनी हैं, उनके सामने जो चुनौतियां सबसे पहले जो वादे के रूप में हैं, जहां एक और यमुना की सफाई की बात है, साथ ही साथ महिलाओं को किए गए वादे की बात है। महिलाओं को किए गए वादे, चाहे मंथली पैसे मिलने की बात हो या घरेलू सिलेंडर या फ्री यात्रा, इन सब की चुनौतियों को वो कैसे पूरा करती हैं वो देखना होगा। ये था इनके इलेक्शन से जुड़ी जानकारी। लेकिन अब चर्चा है इनके विवादों की। विवादों में सबसे ज्यादा चर्चा इनके ट्विटर यानी एक्स अकाउंट की। हालांकि अब उस अकाउंट के सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से इन्होंने अपने कार्यकाल से पहले जो ट्वीट्स किए थे वो इतने भयानक थे कि उन्हें देख करके कॉमेडियन समय रैना हो या रणवीर अलाहाबादिया, वो भी सर पकड़ लेते होंगे कि कोई व्यक्ति इतने तल्ख अंदाज में इतने ज्यादा गिरे हुए शब्दों का उपयोग कैसे कर सकता है। सोशल मीडिया पर इनके पुराने ट्वीट्स निकाल कर रखे जा रहे हैं, जिसमें केजरीवाल जी को इस तरह के बयान देना जो कि काफी बिलो द बेल्ट प्रकार के प्रतीत होते हैं, साथ ही साथ में मां के ऊपर दिए गए बयान हो या फिर कांग्रेस को इस तरह की टिप्पणी के साथ, जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन दिखा सकता हूं कि किस तरह से इनके ट्वीट्स निकल करके इस समय सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हालांकि इन्हें डिलीट कर दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर के इनके ट्वीट्स की जो प्रेजेंस थी ट्विटर पर, उनको निकाल कर लोगों ने फिर से एक और चुनौती पेश की, और वो ये है कि ये जिस तरह के शब्द यूज की, इतने तो शायद वो कॉमेडियंस भी यूज नहीं कर रहे होंगे जितने की ज्यादा चर्चा यहां पर हो रही है। इनके द्वारा जो बयान अब तक दिए गए हैं वो बड़े तीखे, जेएनयू के छात्रों के लिए जो दिए गए बयान है वो भी चर्चा में है। और इनका जब पार्षद का कार्यकाल था उसका एक वीडियो जिसमें ये मंच से इस तरह से माइक उठाकर तोड़ती हुई दिख रही हैं, सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल है। निश्चित ही इस तरह की चीजें देखकर और ऐसे लोगों को अवार्ड में सीएम के पद तक पहुंचता देखकर जो भावी कार्यकर्ता हैं या फिर जो भविष्य में राजनीति को भविष्य के रूप में चुनना चाहते हैं, उनके हौसले बुलंद हो सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि इस तरह की गतिविधि करके वो हो सकता है कि एक दिन सीएम जरूर बन ही जाएंगे। मतलब एक तरह से आपने किसे एज ए रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया है, आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा असर नकारात्मक भी पड़ सकता है। राजनीति के अंदर स्तर गिरता हुआ भी देखा जा सकता है। लोगों ने अपने स्तर पर करते हुए बातें रमेश विदुड़ी को भी खींच लिया। कहा कि आपने जो संसद में बयान दिया था, संभवतः अगर आप चुनाव जीत गए होते
तो शायद आप भी सीएम होते, क्योंकि रेखा गुप्ता जी को उनके इन बयानों के कहीं रिवार्ड के रूप में तो ये नहीं दे दिया गया है। देखना होगा कि किस तरह से ये सब चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि विदुड़ी के बयान को तो वर्ल्ड मीडिया तक ने कवर कर लिया था जब उन्होंने मुस्लिमों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम जो आतिशी थी उनके ऊपर भी कुछ विवादित टिप्पणी की थी। इस पर काफी ह्यू एंड क्राई हुआ था। खैर, फिलहाल के लिए कुल मिलाकर बात इतनी ही है कि ये जितनी भी प्रकार की राजनीतिक घटनाएं हैं, इनसे सबक सभी को मिलते हैं, चाहे राजनीति। आज हमने देखी अंकित अवस्थी जी की वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।